आज के टाइम पे जब आप हमेशा ट्रैवल लाइट करना चाहते हो, अगर उस टाइम पे आपके पास 2 बूट्स हो, एक आपके राइडिंग बूट्स और एक आपके नॉर्मल शूज़ जो आपको ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ने वाली है और आपके पास चॉइस हो कि उन दोनों में से सिर्फ एक लेके जाना है, आप किसको चूज़ करेंगे? आज की वीडियो इसके बारे में कि क्या राइडिंग बूट्स की एक्चुअली हमें रिक्वायरमेंट होती है? अगर हाँ, तो कितनी? अगर नहीं, तो कितनी? ये वीडियो इसके बारे में ही। चलिए आज की वीडियो में थोड़ा इस बात को ना डिटेल में समझते हैं कि ये जो महंगे राइडिंग बूट्स आते हैं, क्या एज अ बाइकर, एज अ ट्रैवलर हमें इनकी एक्चुअली में ज़रूरत है तो कितनी? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। एज अ बाइकर, एज अ ट्रैवलर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत बार आता है। मैं पिछले 7-8 साल से बाइक ट्रैवल कर रहा हूँ कि क्या मुझे राइडिंग बूट्स की ज़रूरत है? मैं बहुत बार सोचता हूँ कि हाँ यार, ले लेना चाहिए। जब देखो ऊपर से लेके नीचे तक सारा सामान में खर्चा कर दिया है, तो राइडिंग बूट्स क्यों नहीं ले रहा? मैंने पैनियर्स लगाए हैं 30,000 के, मेरी राइडिंग जैकेट है 11,000 की, तो क्या वो 8-10 हज़ार रुपए का सामान मुझे इतना मुश्किल लग रहा है? बट फिर मुझे समझ में आता है कि भाई देखो, लेके तो जाओ, लेकिन आप एक नॉर्मल शूज़ भी आपको कैरी करना पड़ता है, क्योंकि राइडिंग बूट्स में आप हमेशा इधर-उधर वॉक करना या डेली बेसिस पे अगर आप कहीं पे गए हो, घूमने भी गए हो, तो राइडिंग बूट्स पहन के वो नहीं हो सकता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। दूसरा एक ये भी सच्चाई है कि देखो, राइडिंग बूट्स महँगे बहुत आते हैं। अगर आप कोई भी राइडिंग बूट्स देख लो जो थोड़े बेकार वाले हैं, मेरे ख्याल से वो 2-4-5 हज़ार रुपए में आ जाते हैं, बट उसके अलावा सारे राइडिंग बूट्स आपको 8-10 हज़ार से ऊपर ही मिलते हैं। बहुत ही महँगा खर्चा होता है और दूसरा जगह बहुत लेते हैं। चलो, जाते समय तो आप पहन के चले जाओगे, बट कहीं अगर रखना भी पड़े ना तो जगह बहुत लेते हैं। ओवरऑल शूज़ स्पेस बहुत लेते हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था, तो मैंने फिर फिगर आउट करा कि देखो, ये मेरा डीकैथलॉन का ट्रैकिंग शूज़ है। मैं पिछले 5-6 साल से इनको यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने एक टाइम में 5-6 हज़ार रुपए के खरीदे थे, महँगे थे, लेकिन मैं इनको क्यों यूज़ करता हूँ, इनके इसके पीछे का रीज़न आपको आज बताना था मुझे। पहली चीज़ तो देखो, ये वाटरप्रूफ होते हैं। 100% कोई वाटरप्रूफ नहीं होते, ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। दूसरा, ये काफ़ी सॉलिड है और ये आगे से काफ़ी सॉलिड है, यहाँ पे नहीं सॉलिड है, ठीक है। बाकी काफ़ी स्टर्डी है। तो मैं ये शूज़ पिछले 5 या 6 साल से तो यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर एक बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें राइडिंग बूट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, सिंपल सी बात है, आप जब भी गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट इट इज़ मैंडेटरी थिंग, बिल्कुल आपको पहनना चाहिए। जो हमारे राइडिंग गियर्स होते हैं, बिल्कुल वो आपको पहनना चाहिए। तो उस पूरे फ्लो में ये राइडिंग बूट्स उस कहते हैं ना कि चेन की आखिरी कड़ी है जो हमें बिल्कुल पहनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास लगेज होता है बहुत सारा और स्पेस होती है लिमिटेड। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि देखो, क्या सामान कैरी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये सारा चीज़ें मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि देखो, हमारी मोस्टली राइड पहाड़ों में होती है, ठीक है। आप किसी भी जगह पे गए हो, तो जैसे मनाली गए या कसौल गए या शिमला गए, तो आप सिर्फ होटल पहुंच के ही तो कुछ नहीं रहने वाले, उसके आगे पीछे भी आप कुछ ना कुछ काम करोगे ही करोगे। कहीं घूमने जाओगे, कहीं खाना खाने जाओगे, कोई व्यू पॉइंट देखने जाओगे, छोटा मोटा ट्रैक करोगे, उसके लिए आपको एक और शूज़ रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक आपके राइडिंग बूट्स हो गए, एक आपके नॉर्मल शूज़ हो गए जो आप इन काम के लिए करोगे। दूसरा, अगर हाँ, ऐसे बहुत लोगों का होता है कि भाई उन्हें एक स्लीपर्स भी चाहिए होते हैं। सो प्रैक्टिकली आप अपने लगेज में एक स्लीपर, एक आपके नॉर्मल शूज़ और एक राइडिंग बूट्स जो आप कैरी करके, मतलब पहन के जा रहे हो, रख के नहीं जा रहे हो, पहन के जा रहे हो। जो बाकी के आपके 2 शूज़ है ना, ये जगह बहुत लेते हैं। तो मैं हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट ढूँढ रहा था जहाँ पे कि मैं उसी को पहन के जाऊँ जो कंफर्टेबल हो। अगर मुझे कहीं इधर-उधर थोड़ी बहुत वॉक भी करनी पड़े, तो ये ट्रैकिंग शूज़ है। ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है और मेरी ट्रैकिंग वाले काम भी हो जाते हैं। मैं तो इनफैक्ट स्लीपर्स भी नहीं कैरी करता, मैं इसमें ही अपना मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि वो मैनेज करने वाली बात होती है। लेकिन राइडिंग बूट्स पे ना आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने कहा यार चलो ये लिया जाए। अब ये मैंने कहा, बहुत सोचने समझने के बाद में मैंने कहा चलो इसको फाइनल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, राइडिंग बूट्स अगर आप इसको कंपेयर करो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक, ये आपका सिर्फ टो एंकल तक का एरिया ही कवर करता है, जबकि राइडिंग बूट्स काफ़ी लॉन्ग भी आते हैं।
प्रोटेक्शन वाइज यस वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनमें सब में आगे एक स्टील प्लेट होती है, सो अगर कभी पत्थर गिरा या कुछ भी गिरा तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बिल्कुल होती है। लेकिन देखो सच्चाई है कि थोड़ी कैलकुलेटिव रिस्क है। मैं पिछले 5-6 साल से कैरी कर रहा हूँ इसको, यहाँ से भूटान, मनाली और गोवा, फिर उसके बाद स्पीति, लेह लद्दाख, मैंने ये सारी राइड्स इन शूज़ के साथ ही करी है, तो मुझे आज तक ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और दूसरा अगर आप वो भी देखो कि इंडिया में जितने भी परसेंटेज लोग हैं जो राइडिंग गियर्स तो खरीदते हैं बट राइडिंग शूज़ नहीं खरीदते, वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि राइडिंग बूट्स बहुत ही महंगे आते हैं। अब आपने सोच तो लिया, ठीक है, दूसरा बल्कि बहुत होते हैं तो उनको कैरी करना इटसेल्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये सब सोच समझ के ये लिया। अब कैलकुलेटिव रिस्क की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप नॉर्मली देखो तो हमारे राइडिंग गियर्स भी 100% आई वुड नॉट से सेफ नहीं होते। अगर आपका ये साइड का एरिया देखो, जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, इस साइड का एरिया, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। सो अगर आपका कभी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो ये साइड आपका चोट लगने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। वो भी एक कैलकुलेटिव रिस्क है जो हम लेके चल रहे हैं। सिमिलरली राइडिंग पैंट्स आपके ऑलमोस्ट एंकल तक होते हैं, एंकल के नीचे आपका ये होता है, तो आपका काम हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, पैसे बचाने में अलग चीज है और ट्रैवल लाइट करना दोनों अलग की चीज है। यहाँ पे पैसे बचाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ट्रैवल लाइट करने की बात हो रही है। दूसरा, अगर आप कभी विंटर्स में ट्रैवल करते हो तो देखो आपके विंटर लाइनर्स, विंटर वेयर्स वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपके पास जगह और कम हो जाती है। अब उसमें अगर आपको एक शूज भी रखना पड़े ना, तो भाई फिर जगह बहुत कम बचती है। तो हमेशा आपका सॉल्यूशन और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जहां पे आपका काम हो जाए और आपको स्पेस भी बच जाए। तो मेरा यही मानना था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्पोर्ट्स शूज में करते हैं। मैं स्पोर्ट्स शूज नहीं रिकमेंड करता कभी भी, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स शूज में दो चीजें होती हैं। एक, अगर आप कभी ट्रैकिंग में जा रहे हो तो वो सेफ नहीं होते, क्योंकि उनमें उतनी आपको अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है। अगर आप इन शूज की बात करो तो ये प्रॉपर ट्रैकिंग शूज है, बहुत ही हार्ड सोल है, इसमें आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। अगर मुझे कभी वाटर क्रॉसिंग भी क्रॉस करनी पड़ती ना, तो ये पानी के अंदर भी ग्रिप बहुत ही शानदार देता है, स्लिप नहीं करता मेरा पैर। अगर कभी मैं छोटा मोटा ट्रैक पे गया हूँ वहाँ तो बिल्कुल ही साथ देता है। दूसरा, अगर आप कभी मनाली में या कसौल जैसे मॉल रोड पे भी अगर आप वॉक कर रहे हो दोस्तों के साथ में, ये शूज में उतनी आपको कहते हैं ना कि डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। एक और प्रोडक्ट है जो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब इट इज़ ऑल्सो सेम एज ऐसे ही ओराजो के सेफ्टी बूट्स। बट ओराजो का ओवरऑल जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा नहीं है। बट वो भी ऐसे शूज़ हैं जो आप नॉर्मल भी पहन सकते हो और एज ए बाइक राइड में भी पहन सकते हो। तो मुझे ऐसे शूज़ हमेशा हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट ये खरीदने के टाइम पे भी मैं ओराजो को भी कंपेयर कर रहा था, बट फिर पता नहीं कुछ तो माइंड चेंज हुआ एंड शायद मैंने कुछ उसके बैड रिव्यूज़ देखे होंगे या पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं, तो मैंने ओराजो ड्रॉप कर दिया। तो ओराजो भी ऑलमोस्ट 4000 की रेंज में आता है, ये उससे महंगे ही थे, बट ये पिछले 5-6 साल से तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। डी कैथ के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करके देख चुका हूँ। ये भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है जो पिछले 7-6 साल से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ और परफेक्ट काम करता है। दूसरा, अगर आप एक्सट्रीम विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हो ये तो भी काम करते हैं। अगर आप एक्सट्रीम समर्स में ट्रैवल कर रहे हो ये तो भी काम करते हैं। सो आपको विंटर्स का रेनी सीजन है तो भी उसमें बहुत बढ़िया काम करते हैं। सो मेरा कहने का रीज़न सिर्फ एक है कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो आप भी चीज़ खरीद रहे हो ना, उसको एकदम बढ़िया से देख के आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि ये आपकी खरीद तो लिया आपने, ठीक है, जब टेस्ट करोगे तभी पता चलता है कि अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से मुझे राइडिंग बूट्स थोड़े से ओवर प्राइस्ड भी लगते हैं, और दूसरा मुझे उनकी यूटिलिटी थोड़ी समझ में नहीं आती है। सेफ्टी वाइज यस बिल्कुल बहुत सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सेफ्टी से ज़्यादा फिर मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि देखो, मैं जैसे ही जिस दिन हमने बाइक पे ट्रैवल करना शुरू करा था, देखो सेफ्टी तो ये सच्चाई है कि हमने उस दिन ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ली थी,
कितने भी राइडिंग गियर्स पहन लो आप, चाहे हेलमेट पहनो, चाहे ग्लव्स पहनो, राइडिंग गियर, राइडिंग पैंट, जैकेट सब डाल लो, सेफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है टू व्हीलर पे। और वो भी जब आप 90, 100 या बाकी जो बाइक्स है, मेरी तो नहीं जाती, बट बाकी बाइक्स तो 120, 130, 150 पे भी लोग चलाते हैं राइडिंग गियर्स के साथ में। इंडियन रोड्स में 130, 120, 110 की स्पीड वैसे भी सेफ नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो अगर आपने ये सारे राइडिंग गियर्स पहने भी हैं, अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो भगवान नहीं पता क्या होगा, बट स्लो चलो। मैं हमेशा 80-90 के ऊपर 100 बहुत कम ही टच करता हूँ, 80-90 पे चलता हूँ, वो मेरी कंफर्टेबल स्पीड है और मेरा ग्रुप भी उसी स्पीड में ही चलता है। हम ब्रेक्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, बट स्पीड में ज़्यादा हम वेरिएशन नहीं लेके आते हैं। हमारा 80-90, 100 ही चलता है, स्वीट स्पॉट हमारा 90 ही है। सो जब आप वो चीज़ें कर रहे हो, आपने पहले से ही ये दिमाग में रखा है कि देखो कैलकुलेटिव रिस्क तो है मेरा, कहीं ना कहीं बाइक पे आने का मतलब ये रिस्की होता है। वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर मैं राइडिंग बूट्स भी ले जाऊँ और एक और शूज़ भी मैं अपने पैनियर्स में डाल के ले जाऊँ या अलग से बैग लेके जाऊँ, तो वो मेरा सामान ना फिर बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। पिछले 5-6 साल से ये शूज़ मैं बहुत बढ़िया यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन। आप लोग क्या यूज़ करते हो? क्या आप लोग राइडिंग बूट्स बिल्कुल सजेस्ट करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जाओ जी की तरफ से तो हम ऐसे वीडियोस लेते आते रहेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि पूरी कम्युनिटी को यही करना चाहिए, अदरवाइज़ भाई लोग राइडिंग बूट्स बनाते नहीं। अब हाँ, अगर आप 1-2 दिन की कोई राइड है, आपकी 3 दिन की राइड है, जहाँ आप जा रहे हो और आप राइडिंग बूट्स लेके जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जहाँ आप 10 दिन की राइड पे जा रहे हो, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सामान इतना सारा है, उसमें राइडिंग बूट्स तो आप चलो पहन के चले जाओगे, बट एक ऐसा स्पोर्ट शूज़ आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, वो सरदर्दी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल उस डिसीज़न से आउट हूँ आज की डेट में, क्योंकि ये 9-10 हज़ार 8 हज़ार के राइडिंग बूट्स मुझे वैसे भी समझ में नहीं आते। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स मोर अबाउट कि मेरे पास स्पेस नहीं होती उन चीज़ों को रखने की। मेरे पास हमेशा मेरा गियर्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ट्राइपॉड से लेके DSLR से लेके 10 चीज़ें और भी होती हैं, तो वो उनको रखने के बाद ऑलरेडी स्पेस ज़्यादा बचता नहीं है। अगर मैं उसमें शू रखना अफोर्ड ही नहीं कर पाता, इसलिए मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा था जो इन सारी प्रॉब्लम को मेरा सॉल्व कर सके, तो मुझे डीकैथ के ये शूज़ मिले। आज के डेट में ये शूज़ बंद हो गए हैं, बट डीकैथ के पास में ऐसे ट्रैकिंग शूज़ के नाम पे बहुत सारे वेरिएंट है, तो अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। 5,000 से शुरू होते हैं और 10, 11, 12 हज़ार तक उनके बहुत सारे शूज़ हैं। और वो सारे शूज़ वो हैं जो ऑल वेदर शूज़ हैं, आप किसी भी वेदर में उनको पहन सकते हो। सो ये हमारे साइड से एक छोटा सा ओपिनियन था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को नहीं करा हो। बाकी जाओ जी की तरफ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।